साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी चैनल पर। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 का पहला पाठ हम लेंगे 1857 की क्रांति। उससे पहले हम कक्षा 6 से लेकर 8 तक 6, 7 और 8 इन सभी की बात वन लाइनर के रूप में हाईलाइट के रूप में बात कर चुके हैं। पीछे की क्लासेज आपने नहीं देखी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है 6 से 10 नाम से, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज इस कक्षा 9 का पहला पाठ हम लेंगे 1857 की क्रांति। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वैसे इसमें कोई हाईलाइट वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पूरा एक इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है कि इसको एक कहानी के रूप में पढ़ें। क्या एक कहानी के रूप में देखें, तब आपको याद रहेगा। आप वन लाइनर लिखते जाएं या वन लाइनर बनाते जाएं, अच्छी बात है, उसका रिवीजन करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। लेकिन वो ज़्यादा याद कब रहेगा, जब आप एक को कहानी के रूप में साथ साथ में पढ़ते हैं और उसको ध्यान देकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम पूरी आराम से देखेंगे, ठीक है। साथ में एक स्टोरी रूप में समझने की कोशिश करना। किसी भी राजा महाराजाएं, राजवंश आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उनको क्रम से एक कहानी के रूप में पढ़ते जाएं कि इनका बेटा ये वो इस प्रकार से। तो कहानी के रूप में जैसे आपको एक फिल्म याद रहती है, ठीक है, आपको एक सीरियल याद रहता है, तो वो क्यों कि स्टोरी रूप में वो चलता है और उसको ज़्यादा याद रह पाता है। तो आराम से देखेंगे, इसमें सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ये बात नहीं है, ऐसा कोई सा भी अध्यापक नहीं है कि आपको ये कहता है कि इस लाइन से प्रश्न बनेगा या ये लाइन है यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1.10 यहाँ पे संभव नहीं है कि कहीं पे तुक्का लग जाता है और उसकी बात सही हो जाती है, लेकिन 99.9% आपको पूरा देखना ही होगा, मैटर अच्छे से तैयार करना होगा। मैं बात करूँ कक्षा 6 की, तो लगभग 3 घंटे में पूरी क्लास आपके पूरी किताब कक्षा 6 की आप रिवीजन कर सकते हैं। मेरे द्वारा कक्षा पूरे 3 घंटे में एक क्लास पूरी कक्षा की जितने भी पार्ट हैं लिए गए हैं, ठीक है। कक्षा 7 की 2.5 घंटे के लगभग है, कक्षा 8 की 2.5 घंटे के लगभग है, आप आराम से कवर कर सकते हैं उनको, ठीक है। इतने में आप 2 या 3 बार उनको रिवीजन करेंगे 3-3 4 घंटे निकाल के, तो आराम से वो क्लियर हो जाएगी। उसी प्रकार हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9। साथियों, एक सूचना आपको मैं साथ में दे दूँ कि आप जी के साथ में पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, तो संपूर्ण राजस्थान जी के जो 3rd ग्रेड में आना है उसकी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर चल रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, आप प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में लिंक आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें। और टॉपिक वाइज राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ से जरूर जुड़े, इन्हीं महत्वपूर्ण किताबों से वो तैयार की हुई है। देखिए, बात करते हैं पहले पार्ट की। उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, रोज़ सुबह 10:30 बजे ये क्लास मिलेगी, ठीक है। बड़ा पार्ट जो होगा उसको हम 2 क्लास में ले लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो उसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, वरना 7 पार्ट हैं। कक्षा 9 में कितने पार्ट हैं? 7। तो इनको लगभग 10-11 क्लासों में ये पूरी किताब हो जाएगी और मेरे हिसाब से 3-4 घंटों में पूरी किताबें हो जाएगी, ये कक्षा 9 की। देखिए, बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में एक धन एकत्रित किया था, ठीक है। मराठों ने भारत जो राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कब किया, धन कब किया स्टार्ट में? मई 1711 में। एक कहानी के रूप में आपको याद रखना है। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया कि वो राजस्थान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों की तेजी आई और इसी बीच अप्रैल 1734, याद रखना है, अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्चू शासक बुद्ध सिंह ने मराठा से सहायता प्राप्त की और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। किसकी बात है? बुद्ध सिंह ने यह सहायता प्राप्त की है और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। कब हटा दिया? 1734, बूंदी की शासक, ठीक है। राजस्थान के किसी शासक, यहाँ पे ये 1857 क्रांति की भूमिका तैयार हो रही है और आपको आराम से भूमिका अच्छे से तैयार होनी चाहिए, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को जो आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। इसके बाद में वो हस्तक्षेप है वो बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। यहाँ पे देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को जो है संगठित करने का प्रयास किया था। किसके? नादिर शाह के आक्रमण के समय भी। अब देखिए, उसके बाद में बात करें, मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर आपस में लड़ते रहे और वो इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के जो पूर्ति के मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से
चौथ और सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दे दिया था। 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया और जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर 28 परगने मराठों को देने पड़े थे। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया था। देखिए, बात करते हैं जुलाई 1734 की। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पे वैसे हमने कक्षा 8 में ये टॉपिक आया था शायद, 18 स्थान की क्रांति का। ये टॉपिक विस्तार से कक्षा 9 में दिया हुआ है, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपको तैयार भी करना है। तो हुडा में एकत्र हुए थे ये सभी शासक। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान में सभी शासकों से विपत्ति के समय आपस में सहयोग का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों ने विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया था कि रामपुरा में आपको एक जगह इकट्ठे होना और उसके मराठों के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है। किसी राज्य के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया था। पेशवा अक्टूबर 1735 में, कब है? 1735 उत्तर भारत की यात्रा पर निकला था। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगलों सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला। गौर करें इस बात पे कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। ठीक है। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की जो अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, ये बात नोट करें। ये सभी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सवाल कहीं से भी बन सकता है। आपकी ऐसा है राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, ऐसा भी टॉपिक इस सिलेबस में है। राजस्थान की ऐतिहासिक घटना, ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति ही है, ऐतिहासिक घटनाओं में ये सभी आ जाती है। ठीक है, तो आपको आराम से तैयार करनी है। अब देखिए 1742 मराठों ने मारवाड़ में पृष्ठ होकर सोजत, जलालपुर, जैतारण परगनों के बीच चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1783 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था। ये सवाल, तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक मराठों को परास्त किया। ये महत्वपूर्ण है। 1791 ईस्वी के बाद में मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। देखिए 1791 में, कब? देखिए आराम से, 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतु का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था। भीम सिंह रियासती ग्रानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों को संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों पक्षों में जो भाड़ेत सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान में शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया गया। अब यहाँ से देखिए, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1726 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति के परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए थे। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, नोट कर लें इस बात को, लॉर्ड लेक राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का सुवर्णावसर प्रदान किया। अब देखिए 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। कंपनी इन राज्यों में से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर रहेगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि इस प्रकार की शर्तें हुई। अब यहाँ पे देखिए भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
अब बात करते हैं 1811। शेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्यों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश रक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने सुझाव दिया था लॉर्ड मिंटो को। आगे देखिए, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करने के भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उसके राज्यों को सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर ने नई संधि करके राजस्थान के राज्यों का विलय की इस प्रकार से बात की। पहले हम देखते हैं राजस्थान में क्रांति के समय जो रियासती शासक थी वो हम देखते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक देखते हैं। कोटा रियासत के कौन थे? राम सिंह। कोटा रियासत कौन से? नोट करें इस बात को, राम सिंह। जोधपुर से तख्त सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर राम सिंह द्वितीय, सिरोही शिव सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, बीकानेर सदा सिंह, करौली मदनपाल, टोंक नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है, बूंदी राम सिंह, अलवर विनय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह। इस प्रकार से नोट करते जाएं आप। झालावाड़ पृथ्वी सिंह याद होने चाहिए सभी। प्रतापगढ़ दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर आपके उदय सिंह। इस प्रकार से ये शासक थे। अब इधर मेटकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में ये बात नोट कर लेना, 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई सबसे अंत में। इस प्रकार 1817 से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित हुए ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। इस प्रकार से वो संधियाँ चलती रही। अब ये देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में ये 20 रियासतें थी। कितनी? 20 रियासतें थी इसके आरंभ में। इसमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें भी थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा का जो निर्णय वो जिम्मेदारी ले ली और सहायता करने का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से वो संधियाँ थी। यहाँ से पूछ सकते हैं कौन सी संधि थी, कौन सी संधि नहीं थी। इस प्रकार से ब्रिटिश शिक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन हैं वो आपके अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिए गए। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा वो राज्यों को संधि को अलग अलग थी। बात करते हैं, देखिए, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 संधि की थी। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र हैं दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया था। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की जो राजमाता है भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। ये नोट कर लेना इस बात को। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन जो महाराजा किशोर सिंह हैं उसके विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाडा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन का अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अंग्रेजी रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष प्रकटने लगा था। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉलिटिकल एजेंट कौन थे क्रांति के समय, तो वो देख लेना। कोटा से मेजर बटन, क्रांति के समय की बात हम कर रहे हैं। कोटा से मेजर बटन, जोधपुर मोकमेसन इस नाम से भी है, भरतपुर मॉरिसन, जयपुर ईडन, उदयपुर सॉवर्स और सिरोही जेडी हॉल। इस प्रकार से अगली देखिए बात करते हैं। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ थी। नोट करें इस बात को। कौन कौन सी थी? सवाल यहाँ से बन सकता है, कौन सी थी कौन सी नहीं थी। तो नोट करें, नसीराबाद। कौन सी? नसीराबाद, फिर नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खिरवड़ा। ये नोट कर लें, 6 छावनियाँ थी।
ठीक है। 18 सितंबर की क्रांति आरंभ होने के समय इन छावनियों के लगभग 5,000 सैनिक थे। इन छावनियों में कितने सैनिक थे? 5,000 सैनिक थे। किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही थे। ये बात नोट कर लें। अब देखिए, मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान में एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों को यह आदेश या निर्देश दे दिए थे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करे। इस प्रकार से आदेश दे दिया था। नसीराबाद की क्रांति की बात करें सबसे पहले, तो क्रांति का सूत्रपात जो वो कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ था। जो निम्न कारण रहे थे। पहला, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल रेजिमेंट जो नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव जो इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, तो उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। दूसरी, 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है कि एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, तभी ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। साधु और फकीरों ने के वेश में राजस्थान आए। देखिए, यहाँ पे कई दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक जो थे वो बाजार आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार और विद्रोह का संदेश प्रचारित किया था। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए धार्मिक भावनाएं करने उत्तेजना फैली। यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था। बाद में ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई थी। इस कारण ये प्रमुख कारण थे नसीराबाद की। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 नोट करें, 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। यहाँ से जो सर्वप्रथम स्टार्ट होता है बात। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर जो आपके स्पोर्ट्सवुड थे और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। छावनी के तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून जो 1857 विप्लवी दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया और जिससे अंग्रेज परास्त हुए थे। बात करते हैं अगली नीमच में छावनी। नीमच की छावनी की बात करें तो नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून कब थी स्टार्ट? 28 मई। कब थी? 28 मई। और यहाँ पे बात कब है? 3 जून। यही एक कारण भी था कि अलग अलग समय में जो स्टार्ट हुई ये क्रांति, इस कारण थोड़ी सफलता असफलता का कारण भी रहा था 1857 की क्रांति का। तो 3 जून की बात करें 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकार नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। कहाँ पहुंचे? शाहपुरा। इस प्रकार से स्टोरी के रूप में याद रखें, शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। शाहपुरा से कहाँ? निम्बाहेड़ा, जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया और तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली जो देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। बात करते हैं नीमच से क्रांतिकारियों से चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स, कहाँ पे? कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। एरिनपुरा और आउवा की बात करें तो देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। एरिनपुरा में नोट करें और स्टोरी के रूप में समझते जाएं, साथ में सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। इस पार्ट से आपको मैं कहता हूँ एक सवाल आराम से परीक्षा में मिल जाएगा। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। यहाँ पे कब? 21 अगस्त की बात है। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गई। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आवा पाली जो एक गांव है पाली में, ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा पहुंच चुके थे। बात करें जोधपुर के महाराजा ने सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के हेतु आवा भेजी।
8 सितंबर 57 को आवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया था। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर भोज की जो आपकी तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस की एक सेना लेकर स्वयं आवा पहुंचा। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच वापस संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसका जो हथियार थे जोधपुर के आदि वो भी उनके सैनिकों के पास में आ चुके थे, क्रांतिकारियों के पास में। तो ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। बात करते हैं आगे की, तो जहाँ से जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भुला नहीं पाया था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलोमर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा, आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों को भीषण अत्याचार किए थे, क्योंकि पहले की परास्त से वो थोड़ा गुस्से में थे। मेवाड़ में क्रांति की गूंज की बात करें, मेवाड़ की बात हम करते हैं, तो इसमें मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने अंग्रेज तथा कप्तान सावरकर की कठोर रूप से स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा ने व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों में भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें, ठीक है, और पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे कप्तान सावरकर के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावरकर ने विरोधी सामंतों को चेतावनी दी थी कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलोम्बर के रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती दी थी और कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावरकर ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से पदस्थ कर दिए और राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावरकर की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए थे। बात करें कोटा की क्रांति। कोटा में क्रांति की बात करें तो राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को एक सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं। यहाँ पे समझे इस बात को, एक रट्टा मारते हुए नहीं चलना है, आराम से इस एक स्टोरी के रूप में चल रही है। आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करें, आराम से इस प्रकार समझेंगे तो आप कभी भी इस स्टोरी को, इस क्रांति को नहीं भूलेंगे। कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर जो हैं वो वफादार नहीं है, अतः उनका रवैया अंग्रेजी विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेजी अधिकारी को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन को जिनका ऐसा लगा कि वो विरोधी हो सकते हैं उन सभी के नाम बता दिए। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारी को प्रकट हो गई थी और वो फौज को पता लग गया था कि इस प्रकार से नाम लिए जा रहे हैं। अब फलस्वरूप यहाँ बात किस चीज़ रही, कोटा की दिमाग में रखें। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। बात करें तो कब, 15 अक्टूबर 1857 की बात करें। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की और उसका दोनों पुत्रों की काम सलटा दिया था वहाँ पे। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थीं। इसमें एक शर्त यह भी थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्र की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक क्रोली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। इस प्रकार से ये साइन करने के लिए बाद किया गया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। कब तक? 6 माह तक। उन्होंने सरकारी गोदामों को, बंगलों, दुकानों, वस्त्र शस्त्रों के भंडारों को लूटा, उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों
को समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाई, उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारी के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया था। अब अन्य राज्यों की बात करें जहाँ पर क्रांतिकारी गूंज हुई, तो सबसे पहले बात करें तो भरतपुर जो आगरा और मथुरा की काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा था। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल है वो बजा दिया था। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी इनकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर का आक्रमण कर सकते हैं, और महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला भी गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा में होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर जो आपकी और मेवाती जनता जो थी क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां की लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास बढ़ गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। इसी प्रकार धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी जो है वो राजा के साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए थे, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहाँ के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों से मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों से राव रामचंद्र और हिरलाल के नेतृत्व में राजा की जो अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था और उनकी सहायता पर आगरा को आक्रमण कर दिया। और यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। बात करें जयपुर में, महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। ठीक है, ये बात नोट करें और समझें। जयपुर में यहाँ पे वापस देखें इस बात को कि जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी द्वारा सलाह दी गई। राव शिव सिंह ने सलाह दी थी कि अंग्रेजों और मुगल बादशाह से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उसके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता से विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इतने पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उसने सादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया। शेष दोनों की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। बात करें टोंक की, इम्पोर्टेंट भी है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध किया। ये नोट करें, टोंक ने नवाब की सेना किसके नेतृत्व में? मीर आलम खां के नेतृत्व में। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब की किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। बात करते हैं आगे सलुम्बर और कोठारिया का योगदान की बात करें तो अववार जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। बात करें सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अववा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर जो है पर एक दबाव डाला कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाई और अंग्रेजों द्वारा अववा गांव को तहस नहस कर दिया गया। अववा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनके गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया था। थोड़ा सा बचा है एक पेज कि अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया था। अगस्त नोट करें, अगस्त 1858 तक। कहाँ पूछ सकते हैं यहाँ से प्रश्न भी, कब तक? 1858 संपूर्ण भारत से ये क्रांति को विरोध जो विद्रोह को कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म और प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, विशेष समुदाय का जनसहयोग जाने लगा। इसमें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना, कुछ इस तरह के कार्य होने लगे थे। राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार सब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। कारण क्या थे असफलता के, वो देखिए। तो यहाँ पे मुख्य कारण की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि हैं जो क्रांतियाँ हुई, वो एक समय, ठीक है, आंधी को रोकने के ब्रिटिश सत्ता को सहयोग किया था। उन्होंने क्या किया, इन सभी ने ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता जो संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये एक प्रमुख कारण रहा। इसके बाद में अलग अलग समय पे ये जो छावनियाँ हैं, अलग अलग स्थान जो हैं, यहाँ पे अलग अलग समय पे क्रांति हुई। इसी कारण भी मुख्य कारण था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के देशों ने तात्या टोपी को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। राजस्थान की 18 जो रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था, ठीक है, ये मुख्य बात। इस प्रकार से ये जो मुख्य कारण हैं, अनेक देशी जो रियासतों में बटा हुआ था, जो आपसी क्रांतिकारियों के बीच संपर्क नहीं हो पाया। इस प्रकार से त्याग की भावना। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। 1857 ईस्वी की जो परिणाम क्या हुए बाद में, वो हम देख लेते हैं कि सन 1857 के असफल का जो है राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी। ठीक है, एक बात तो ये, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा ली गई संधियाँ जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। फिर परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठिया, ठीक है, फिर केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता के भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिए हैं अति लघुतात्मक प्रश्न, वो तो आपको सभी को तैयार करने हैं। अब आपको ये पाठ पूरा पढ़ा है, आपको ये देखना है प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना आराम से कौन कौन से प्रश्न हैं। 5 मुख्य प्रश्न हैं। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत की संधि की, आप खुद तय करें, नोट करें इस बात को। ये जो सवाल दिए हैं आप खुद देखें और खुद यदि आप लिखेंगे तो और याद रहेंगे। ठीक है, तो खुद आप प्रश्न ये तैयार करें। मुख्य रूप से जितने भी ये अति लघुतात्मक दिए हुए हैं वो तो तैयार ही कर लेना। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमने बात की कक्षा 9 का पहला पाठ। कक्षा 9 का पहला पाठ हमने देखा। तो सभी साथी अब एक बार लाइक करके शेयर कर दें और टेस्ट सीरीज से टॉपिक वाइज जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप अब ओपन कर लें। आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का, वहाँ से आप जुड़ें और राजस्थान संपूर्ण राजस्थान जीके इसमें आपके 3rd ग्रेड में जितना भी राजस्थान जीके आएगा, ठीक है, चाहे लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, सभी की राजस्थान जीके आना, सभी की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। 11 टेस्ट हो चुके हैं। सभी साथी जुड़े, वो पीछे के टॉपिक जो टेस्ट है वो आप कभी भी दे सकते हैं और कितनी भी बार दे सकते हैं। फ्री डेमो टेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट 50 प्रश्नों का एक फ्री डेमो टेस्ट है, संपूर्ण जो सिलेबस पे आधारित है, तो वो आप देखें और उसके बाद में टेस्ट ज्वाइन कर लें और करंट से जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहें, टॉपिक तैयार करें, उसके बाद टेस्ट दें, ईमानदारी से टेस्ट दें। टेस्ट का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है कि आप ये तय कर पाए कि कौन सा टॉपिक मेरे कितना तैयार है, कौन सा मुझे और देखने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।